सुबह सुबह संजय ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी उसकी पत्नी सीमा हाथ में फोन लिए संजय के पास आई और बोली, सुनिए जी, आज सुबह फिर से गांव से ताऊ जी का फोन आया था, तो आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। बोल रहे थे कि गांव में बाबूजी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो चुकी है, इसीलिए बार बार तुम्हें फ़ोन कर रहे हैं और ना तो तुम उनसे बात करते हो और ना ही गांव जाने की तैयारी कर रहे हो। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? सीमा ने गुस्से से कहा। तो संजय कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपना बैग उठाकर अपने ऑफिस को चल दिया। शाम को जब वो दफ्तर से लौटा तो उसने देखा कि सीमा बहुत परेशान थी, लेकिन फिर भी संजय के आते ही रसोई में चाय बनाने चली गई। तभी फोन की घंटी बजी तो संजय ने फोन उठाया और बोला, हेलो, कौन? संजय बेटा, मैं गांव से तुम्हारा ताऊजी बोल रहा हूँ। तुम्हारे बाबूजी की हालत बहुत गंभीर है, शायद वो नहीं बचेंगे। जितनी जल्दी हो सके गांव लौट आओ। लेकिन ताऊजी, मेरी अभी कोई छुट्टी नहीं है, मैं अभी गांव नहीं आ सकता। आप सब तो है ना वहाँ, सब संभाल लीजिएगा। बोलकर संजय ने फोन काट दिया। सामने देखा तो सीमा खड़ी थी। उसने सारी बातें सुन ली थी। उसने संजय से कहा कि मैंने दुनिया में ऐसा पहला बेटा देखा है जो अपने माता पिता से इतनी नफरत करता हो। तुम्हारे पिताजी मृत्यु की शैया पर पड़े हैं और तुम यहाँ आराम से बैठे हो। बहू का तो नाम ही बदनाम है, बल्कि बेटे खुद ही अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। कैसे बेटे हो तुम? सीमा बोलती ही जा रही थी, लेकिन संजय पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। चाय पीकर वो चुपचाप बाहर टहलने को चला गया तो सीमा आश्चर्य से उसे देखती ही रह गई और सोचने लगी कि उसके अगर अपने पिता से 2 दिन भी बात नहीं होती तो उसका मन कितना बेचैन हो उठता है, और यहाँ संजय को अपने पिता से कोई मतलब ही नहीं। खैर, शाम को खाना पीना खाकर सब सो गए। अगले दिन सुबह उठे तो ताऊ जी का फिर से फोन आया। उन्होंने बताया कि बेटा, अब तुम्हारे बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे, तुम आ रहे हो ना बेटा? तो संजय ने कहा, ताऊ जी, मुझे आते आते समय लग जाएगा, तब तक आप सब क्रियाक्रम कर दीजिएगा। परंतु बेटा, तुम इकलौते बेटे हो और तुम्हारे रहते भला दूसरा कोई अग्नि संस्कार कैसे कर सकता है? ताऊ जी ने कहा। तो संजय बोला, क्यों ताऊ जी, माँ का संस्कार कैसे हुआ था? बड़े कड़वाहट के साथ बोलकर संजय ने फोन काट दिया। सीमा ने जब अपने ससुर जी की मृत्यु की खबर सुनी तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए संजय से कहा, ठीक है, तुम जाओ या ना जाओ, परंतु मैं अपने बेटे को लेकर अभी के अभी जाऊंगी। कहकर वो एयरलाइंस वालों को फोन करके टिकट बुक करवाने लगी। तो संजय ने कुछ नहीं कहा, वो भी चुपचाप गांव जाने के लिए तैयार होने लगा। और जब तक वो दोनों गांव पहुंचे तब तक बाबूजी का दाह संस्कार हो चुका था, परंतु फिर भी बाकी के क्रियाक्रम संजय के हाथों से संपन्न कराए गए। गांव की बूढ़ी औरतें सब आपस में कानाफूसी करने लगी। इस बार सीमा ने ठान लिया था कि इस रहस्य को वो जानकर ही रहेगी। सारे क्रियाक्रम संपन्न होने के बाद सारे मेहमान धीरे धीरे जाने लगे। पूरा घर खाली हो गया। ताऊ जी और ताई जी ही रह गए। बस उस दिन अच्छा मौका देखकर सीमा ने रात के खाने के बाद ताई जी को जब दूध का गिलास देने गई तो उन्हें अकेला देखकर उसने पूछा, ताई जी, आज मैं आपको संजय की सौगंध देकर कुछ पूछना चाहती हूँ। तो ताई जी विवश भरी नजरों से उसे देखते हुए बोली, ऐसी कौन सी बात है बहू, जिसे पूछने के लिए तुम्हें संजय की सौगंध देनी पड़ गई? तो सीमा बोली, ताई जी, बात अगर इतनी गहरी ना होती तो मैं सौगंध भी नहीं देती, और मुझे विश्वास है कि आप मुझसे झूठ नहीं कहेंगी। अच्छा पूछ, तुझे क्या पूछना है? ताई जी ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। तो सीमा बोली, संजय ने बाबूजी से इतनी दूरी क्यों बना के रखी है ताई जी? अभी वो दोनों बात ही कर रही थी कि तभी पड़ोस की दादी सास आ गई। वो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी। आते आते उन्होंने सीमा की सारी बातें सुन ली तो उन्होंने कहा, अरे तेरी ताई जी क्या बताएगी, मैं बताती हूँ, मुझसे सुन। कहते हुए वो चारपाई पर बैठ गई और अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछते हुए बोली, आखिर क्यों ना नफरत करे संजय अपने बाप से? जब से उसने होश संभाला है तब से अपनी माँ को सताते ही तो देखा है। आखिर क्या दोस्त था संजय की माँ शीला का? ऐसा क्या हुआ था दादी जी जो संजय अपने पिता से इतनी नफरत करने लगा? सीमा ने पूछा तो दादी ने बताना शुरू किया। पुराने जमाने में बगैर देखे शादी विवाह हुआ करती थी। शीला का घराना काफी पैसों वाला था और खानदानी और संस्कारी भी था।
और इधर संजय के दादाजी खानदानी जमींदार थे। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा राकेश और छोटा बेटा रमेश। पास वाले गांव से बड़े बेटे राकेश के लिए शीला का रिश्ता आया और शादी के लिए हाँ कर दी गई। उस समय राकेश जयपुर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी कर रहा था। गांव की सादगी से दूर शहर की चकाचौंध में उन्होंने अपने आप को ढाल लिया था। ऐसे में जब अचानक उन्हें गांव बुलाया गया और बगैर उनकी मर्जी के जाने उनकी शादी कर दी, तो उन्हें ऐसा लगा मानो कि सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। पिता के डर और संपत्ति से बेदखल हो जाने के कारण उन्होंने चुपचाप शादी कर ली। परंतु जब शादी के बाद दुल्हन को देखा तो उनके होश उड़ गए। बेहद छोटे कद की सांवले रंग की एक 8वीं पास लड़की उनके सामने पत्नी बनकर खड़ी थी। उस समय यही देखा जाता कि लड़की संस्कारी हो और अच्छे घराने से हो। राकेश बाबू ने सपना देखा था कि वो अपने ही समान पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की से शादी करेंगे, परंतु अपने सपनों को टूटते देखकर बगैर किसी को बताए वो रातों रात गांव से वापस जयपुर आ गए। बेचारी शीला सुहाग की सेज पर अकेली बैठी रही। पति ने घूंघट उठाकर चेहरा देखा और लौटकर जो गए तो फिर बरसों नहीं आए। राकेश के पिता ने कई खत लिखे, लोगों को भी जयपुर भेजा, परंतु राकेश लौटकर नहीं आया। रमेश की भी शादी हुई, भाई की शादी में राकेश नहीं आया। राकेश के पिता जब शीला को देखते तो दुखी हो जाते थे। शीला बिना किसी शिकायत के दिन भर घर के सारे काम करती, ससुर की सेवा करती और देवर देवरानी की भी बहुत इज्जत करती थी। रमेश भी अपनी भाभी की बहुत इज्जत करता था। अपने भाई के रवैये से वो बहुत परेशान था, परंतु उनके हाथ में कुछ नहीं था कि वो कुछ कर पाते। किसी दिन अगर किसी चीज में मदद कर देते या प्यार के दो बोल बोल देते तो उनकी पत्नी उन्हें ताने देती। शीला सब कुछ सुनती थी और समझती भी थी, परंतु अपने दुर्भाग्य के आगे और किसी से क्या शिकायत करे। पति द्वारा कुरूप कहकर ठुकराई जाने के पश्चात वो सदा घूंघट में ही रहती थी। सुख तो जैसे उसके जीवन में विलीन हो गया था। कुछ भी पूछे जाने का जवाब वो सर हिलाकर हाँ या ना में ही देती थी। राकेश के पिता ये सब देखकर मन ही मन अपने आप को अपराधी मानकर दुखों के सागर में डूबने लगे थे और शायद इन्हीं दुखों के कारण एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। राकेश बाबू को खबर पहुंचाई गई तो वो गांव आ गए, क्योंकि पिता का दाह संस्कार करना था। मजबूरीवश कुछ दिनों तक गांव में रहना पड़ा। क्रियाक्रम खत्म होने के बाद छोटे भाई ने कुछ दिन और रुकने का आग्रह किया ताकि जमीन जायदाद के बारे में दोनों भाई अच्छी तरह से जान लें। तो राकेश रुकने के लिए तैयार हो गया। आखिर जमीन जायदाद का लालच किसे नहीं होता। इसी बीच गांव की कुछ औरतों ने राकेश को समझाया कि वो शीला को मन से अपना ले। आखिर उसकी क्या गलती है? शादी के बाद पहली बार गांव आए हैं तो कम से कम अब तो उसे अपनी पत्नी का दर्जा देना चाहिए। क्या पता बेचारी शीला की किस्मत खुल जाए। तो पता नहीं क्या सोचकर राकेश इस बार शीला के कमरे में सोने लगा। तो शीला को भी बहुत खुशी मिली कि इतने दिन ना सही, पर अगर अभी राकेश उसे अपना ले तो क्या पता उसकी जिंदगी संवर जाए। लेकिन ये सब कितने दिनों तक चलता। एक दिन राकेश वापस जयपुर लौट गया तो शीला फिर से उदास रहने लगी। एक दिन अचानक शीला को सुबह उठते ही उल्टियां शुरू हो गई तो चाची सास और दादी सास बहुत खुश हो गई और पूरे गांव में खबर कर दी और सब लोग बहुत खुश हो गए कि आखिर राकेश ने शीला को अपना ही लिया। परंतु शीला ये सब जानती थी कि प्यार वाला प्यार कुछ नहीं था, सिर्फ एक जिस्मानी जरूरत थी, जैसे मजबूरी में राकेश को अपनी पत्नी के साथ पूरी करनी पड़ी। गर्भावस्था में शीला बेचारी घर का पूरा काम करती और अपनी देवरानी के हुक्म सुनती। बेचारे रमेश की अपनी पत्नी के आगे एक नहीं चलती थी। ऐसा नहीं था कि शीला के मायके वाले इन सारी घटनाओं को नहीं जानते थे। वो कई बार शीला को लेने के लिए आए, लेकिन शीला अपने मायके नहीं गई। उसने साफ साफ कह दिया कि जो मेरी तकदीर में था वही मुझे मिला, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। मैं यहाँ से अब नहीं जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे पिता और भाइयों का सर नीचा हो। खैर भगवान उस पर थोड़े सहायक हुए। उसने एक गोरे चिट्टे स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। अब तो उस बेचारी का जीने का सहारा मिल गया था, परंतु उसकी देवरानी जलकर राख हो गई। गाय बगाए उसने कई बार लोगों के सामने ताने भी दिए कि क्या पता ये बच्चा जेठ जी का है या मेरे पति का। यह सुनकर तो शीला का कलेजा दहल जाता, परंतु बेचारी क्या करती, सिर्फ भगवान के चरणों में अपने आंसू बहा लेती। प्रसूति गृह से निकलते ही उस बेचारी ने पहले की तरह घर का सारा काम संभाल लिया। एक तरफ बच्चे को संभालती
तो दूसरी तरफ घर के काम। रमेश ने कई बार भाभी की मदद करने के लिए घर में काम वाली बाई रखी, परंतु उसकी पत्नी ने किसी को टिकने ही नहीं दिया। वो अपने आप को घर की मालकिन समझती थी। मन में अलगाव की पीड़ा लिए शीला प्रतिदिन अपनी देवरानी से अपमानित होती, परंतु उसके जीने का सिर्फ एक ही उद्देश्य रह गया था, उसका बेटा। इसके पीछे वो अपना दुख भूलने की कोशिश करती रही। प्रसव के बाद किसी तरह की कोई सेवा और अच्छा भोजन ना मिलने के कारण धीरे धीरे शीला के शरीर को बीमारी ने घेर लिया। आखिर उसका था ही कौन जो उसकी चिंता करता। एक ससुर थे तो वो भी इस दुनिया से चले गए। हाँ, गांव के सारे लोग और आंगन की जितनी भी बूढ़ी औरतें थी वो सब उसे बहुत मानती थी। उधर राकेश ने अपनी दूसरी शादी कर रखी थी और इसलिए वो गांव नहीं आता था। इस बात की खबर गांव वालों को साथ साथ शीला को भी हो गई थी, लेकिन उसने अपने बच्चे के सहारे जीने का सोच लिया था। वो अक्सर सोचती रहती थी कि पति का प्यार ना सही, लेकिन एक बच्चे के सहारे उसकी जिंदगी कट जाएगी। परंतु तकदीर को यह भी मंजूर नहीं था। जब संजय 3 साल का हो गया तो एक दिन अचानक राकेश गांव आ पहुंचा और अपना हुक्म सुना दिया कि वो संजय को लेकर जयपुर जा रहा है। यह सुनते ही शीला के ऊपर तो मानो विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। जो बच्चा उसके जीवन का सहारा था, उसके दूर होने की कल्पना मात्र से ही उसके मानो प्राण निकले जा रहे थे। शीला ने संजय को अपने गोद में उठा लिया और रोते हुए बोली, मैं अपने बेटे को कहीं नहीं जाने दूंगी। ये हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। मेरी जिंदगी में और है ही कौन? ये एक बेटा ही है जिसके सहारे मैं अपनी जिंदगी काट सकती हूँ। क्यों आप इसे मुझसे दूर कर रहे हो? तो राकेश ने बच्चे को अपनी ओर खींचते हुए धमकी देते हुए कहा, या तो ये बच्चा मेरे साथ जाएगा, नहीं तो इस दुनिया से ही भेज दूंगा। इतना सुनते ही शीला असमंजस में पड़ गई। अपनी माँ को रोते देख संजय भी जोर जोर से रोने लगा और अपनी माँ की तरफ जाने के लिए छटपटाने लगा, पर राकेश को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई और वो उसे खींचते हुए गोद में उठाकर चल पड़ा। जो बच्चा उन्हें पहचानता तक नहीं था, आज राकेश उस बच्चे का बाप बनकर आया था। राकेश तो संजय को लेकर चला गया और इधर ना जाने कितने दिनों तक शीला बिना खाए पिए अपने कमरे में मुंह छिपाए रोती रहती। उधर कुछ दिनों तक बच्चे ने परेशान किया, पर धीरे धीरे वो अपनी माँ को भूलने लगा। राकेश ने अपनी दूसरी पत्नी को भी उसकी माँ के रूप में बताया और इस तरह लगभग 7 साल बीत गए और इन 7 सालों में बेचारी शीला हर क्षण अपने बच्चे के लिए तड़पती रही। उन दिनों घर पर फोन नहीं हुआ करती थी, बस एक डाकिए की चिट्ठी और तार का इंतजार किया करती थी। मन का ये रोग तन पर भी भारी पड़ गया और एक दिन पता चला कि शीला को कैंसर हो गया है। तो आसपास की सभी औरतें शीला के पास मिलने के लिए आईं और खूब रोईं, लेकिन उनके रोने से शीला का भाग्य कहाँ बदलने वाला था। उसकी देवरानी भी उसे अकेली छोड़कर दूसरी जगह जा बसी थी। जब शीला के दोनों भाइयों को अपनी बहन के कैंसर के बारे में पता चला तो दोनों भाई शीला से मिलने के लिए आए और उसे अपने साथ गांव जाने के लिए कहा। तो शीला ने साफ साफ कह दिया कि एक परित्याग की हुई पत्नी के रूप में मैं ससुराल से मायके नहीं जाना चाहती। मैं अपने ससुराल से ही सुहागन के रूप में विदा होना चाहती हूँ। अगर आप सब लोग मेरे ऊपर इतनी ही दया करना चाहते हैं तो बस एक बार मुझे मेरे बेटे से मिलवा दीजिए। बस आप सबसे मेरी इतनी ही विनती है। तो पास खड़े शीला के देवर रमेश से अपनी भाभी का दुख देखा नहीं गया। उसने अपने बड़े भाई को अपनी भाभी की बीमारी के बारे में खबर कर दी और उनकी इच्छा भी बता दी, पर पत्थर दिल राकेश का दिल नहीं पसीजा और उसने खुद भी आने से और अपने बेटे को भी भेजने से मना कर दिया। तो रमेश ने कहा, इतने कठोर दिल मत बनिए भाई साहब, एक बार आकर संजय को भाभी से मिलवा दीजिए और आप भी मिल लीजिए, शायद वो चैन से मर सकें। लेकिन इन बातों का कोई भी प्रभाव राकेश पर नहीं पड़ा और उसने आने से मना कर दिया। तो रमेश शीला के दोनों भाई और कुछ गांव वालों को लेकर अपने बड़े भाई के घर जयपुर पहुंच गया। उस वक्त राकेश घर पर नहीं था। बैल बजाने पर उसकी दूसरी पत्नी बाहर निकल कर आई और दरवाज़ा खोला तो वो लोग सीधे अंदर घुस गए और चिल्लाते हुए बोले, राकेश और संजय कहाँ हैं? तभी संजय अपने कमरे से बाहर निकल कर आया। उसे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था और ना ही किसी को पहचान पा रहा था, इसलिए उसने माँ से कहा कि ये लोग कौन हैं और आप पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं। इतना सुनते ही रमेश संजय को अपनी ओर खींचते हुए बोला, ये औरत तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी माँ के दुश्मन है, जिसने तुम्हारी माँ का सारा सुख चैन छीन लिया। तुम्हारी माँ गांव में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है।
तुम्हारे पिता तुम्हें 3 साल की आयु में तुम्हारी माँ से छीनकर यहाँ ले आए थे। कहते हुए रमेश गुस्से से कांपने लगे तो वहां खड़ी उस औरत ने संजय से कहा, संजय बेटा तुम अंदर जाओ। तो रमेश चिल्लाकर बोला, ये कहीं नहीं जाएगा, ये अब सीधा हमारे साथ गांव जाएगा। तभी शीला के भाई ने कहा, और हाँ, राकेश को एक बात जरूर कह देना कि अब हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। हम सारे लोग मिलकर कानूनी तौर पर कार्यवाही करेंगे। सारा समाज, सारे परिवार, सब लोग हमारे पक्ष में हैं। बोल देना उसे। उन सब की बातें सुनकर संजय तो सकते में आ गया। उसे आज तक नहीं पता था कि उसकी माँ कोई और है। उसने तो हमेशा माँ की जगह उस महिला को ही देखा था। अपनी सगी माँ को वो भूल चुका था। उसे लेकर सभी लोग गांव आ गए। अपने बेटे संजय को सामने देखकर शीला के तो मानो प्राण ही लौट आए थे। जब रमेश ने संजय को ले जाकर उसकी माँ के सामने खड़ा किया और कहा, देख लिया तेरी माँ का क्या हाल बना दिया है तेरे बाप ने, तो संजय भौचक्का सा खड़ा रहकर उस हड्डियों के ढांचे को देखता रह गया जिसे सब उसकी माँ बता रहे थे। अब वो उसे धीरे धीरे वो सारी बातें समझ में आने लगी। सबके मुंह से अपनी माँ की दुर्दशा और अपने पिता के कारनामों को सुनकर संजय का हृदय हाहाकार हो उठा। शीला अपने बेटे को गले से चिपकाकर खूब रोई। आज शायद भगवान को भी उसके साथ रोने की इच्छा हो गई थी और चारों तरफ से काली घटाएं घेर आईं। धीरे धीरे आंधी और बिजली के साथ मूसलाधार बारिश भी होने लगी। सुबह होने तक राकेश भी आ गया था और अपने बेटे को ले जाने की धमकी देने लगा। तो उसके छोटे भाई रमेश ने कहा, भाई साहब, भाभी 2-4 दिनों की मेहमान है, इसलिए आप और संजय 2-4 दिन तक यहीं रुक जाइए। भाभी की बड़ी इच्छा है कि उनकी चिता को अग्नि संजय ही दे। तो राकेश ने कहा, इस बीमार और पागल औरत के पास मैं अपने बेटे को 1 मिनट नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए उसने संजय का हाथ पकड़ा और खींचकर वहां से ले गया। संजय बेचारे को इधर से उधर घसीट रहे थे। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। अगले दिन शीला जी की सांस उखड़ने लगी। उसने पड़ोस में रहने वाली ताई जी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरी चिता को अग्नि मेरे बेटे से ही दिलवा देना ताई जी, ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। कहते कहते शीला जी ने अपना दम तोड़ दिया। उसका दाह संस्कार करने के लिए उसके बेटे को बुलाया, लेकिन राकेश ने ना तो उसे आने दिया और ना ही खुद आया। धीरे धीरे समय बीता। संजय को भी अब सब कुछ समझ में आने लगा था। अंतिम क्षणों में अपनी माँ से मिला था वो बातें उसे रह रहकर याद आ रही थी, पर उस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए अपनी उच्च शिक्षा के लिए वो मुंबई चला गया और वहीं अपनी पसंद की लड़की सीमा यानी कि तुमसे शादी कर ली। इधर जब राकेश के पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगे तो उसकी दूसरी पत्नी आए दिन घर में झगड़ा करने लगी और एक दिन वो उसे छोड़कर चली गई। संजय भी अपने पिता से नफरत करने लगा था, तो हारकर राकेश बाबू ने गांव का रुख किया और गांव में उनसे कोई बात तक नहीं करता था। वो खुद ही अपना खाना बनाते थे और खा लेते। ऐसे ही समय बीतता गया। अब धीरे धीरे उनका शरीर भी कमजोर हो रहा था। अपने बेटे को जब भी फोन लगाते तो वो कभी नहीं उठाता। एक दिन बार बार फोन करने पर संजय ने फोन उठा लिया और बोला, बाबूजी, मैंने अपनी पत्नी को आपकी करतूतों के बारे में कुछ नहीं बताया। अगर आप चाहते हैं कि उसकी नज़रों में आपकी इज्जत बनी रहे तो रोज रोज मुझे फोन करके पुराने घाव ताजा मत कीजिए। पूरे परिवार और समाज की बेरुखी ने उन्हें अंदर तक तोड़ के रख दिया था। अब उन्हें अपनी गलतियां याद आ रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब अंतिम समय में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तो हारकर पड़ोस में रहने वाले तेरे शर्मा ताऊजी ने संजय को फोन किया, लेकिन संजय के जवाब के आगे वो चुप रह गए, क्योंकि उन्हें याद था कि जब शीला का आखिरी वक्त था तब सब लोगों ने कितनी विनती की थी राकेश और संजय को रोकने की, परंतु राकेश बाबू संजय को लेकर यहाँ से चले गए और शीला के अंतिम संस्कार पर भी उसके बेटे को नहीं आने दिया। उसकी ये अंतिम इच्छा भी पूरी ना हो सकी कि संजय उसकी चिता को अग्नि दे। उस समय संजय 10 साल का था, तो उसे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था। उस समय तो वो कुछ नहीं बोल सकता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया उसे अपने पिता से नफरत होने लगी और इसी वजह से संजय अपने पिता को अग्नि देने नहीं आया। अपनी सास की इतनी दुख भरी कहानी सुनकर सीमा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उस पूरी रात भर सीमा सो नहीं पाई और अगले दिन सुबह होते ही सीमा ने संजय से वापस मुंबई चलने के लिए कहा। अपने घर वापस आकर सीमा रोते हुए संजय से बोली, मुझे माफ़ कर दो संजय, मुझे पता नहीं था कि अम्मा जी के साथ
इतना सब कुछ हुआ और उन्हें इतना दुख देने वाले बाबूजी ही थे। मैंने तुमसे कितना भला बुरा कहा, पर तुमने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। तो संजय भी अपने मन पर काबू नहीं कर पाया और रोने लगा। कुछ देर तक दोनों रोते रहे। आज संजय का मन और उसकी अंतरात्मा दोनों ही हल्के हो चुके थे। संजय ने जाकर अलमारी से अपनी माँ की फोटो निकाली और फूलों से ही सजाकर दीपक जलाया। तस्वीर से मुस्कुराती हुई शीला जी मानो वहीं से उन दोनों को आशीर्वाद दे रही थी। आज संजय सच में आनंदित था कि आखिर उसने अपनी माँ का बदला ले ही लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक ऐसी और नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।